तलबा को जहनी तनाव कम करने की देंगे तजावीज़। 12 लाख से जायद तलबा, 2,71,000 असातिज़ा और 90,000 से जायद वालिदैन ने कराया रजिस्ट्रेशन। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ ट्रेस के साथ सालाना स्ट्रेटेजिक रोड मैप 2030 का लिया जायज़ा। दोनों फ़रीक़ों ने तमाम शोबों में अब तक होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का किया इजहार। आलमी और इलाक़ाई मसाइल के साथ साथ यूक्रेन और अफ़गानिस्तान पर भी हुआ तबादला ख़्याल। यूक्रेन में जारी बहरान के दरमियान भारत का दौरा करने वाले रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ आज वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होगी दो तरफ़ा मीटिंग। नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देउबा आज भारत के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचेंगे नई दिल्ली। गुज़िश्ता साल जुलाई में इक़्तिदार में आने के बाद नेपाल के वज़ीर आज़म का ये पहला दो तरफ़ा गैर मुल्की दौरा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद तुर्कमानिस्तान और हॉलैंड के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए आज वहां के दौरे पर होंगे रवाना। भारत के सदर जमहूरिया का आज़ाद तुर्कमानिस्तान का यह है पहला दौरा। रियासतों में कोरोना के कम होते मामलात की पेश नज़र हटाई जा रही हैं कोविड पाबंदियां। दिल्ली में अवामी मकामात पर मास्क न पहनने पर हटाया गया जुर्माना। महाराष्ट्र में भी हटाया गया कोरोना से मुताल्लिक तमाम पाबंदियां। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी। आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को दी 6 विकेटों से शिकस्त। आज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा 2022 प्रोग्राम के दौरान तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से बातचीत करेंगे। एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों के असातिज़ा के साथ हज़ारों तलबा ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तलबा के इंतखाब के लिए 9वीं से 12वीं जमात के बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन के लिए ऑनलाइन मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबला 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक MyGov प्लेटफॉर्म के जरिए मुनक़िद किया गया था। कबायली उमूर की वजारत ने अपने एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों EMRS के तलबा की पुरजोश शिरकत की हौसला अफजाई की है। परीक्षा पे चर्चा मरकजी वजारत तालीम के महकमा स्कूली तालीम और खानदगी के एक पहल है, जिसमें वज़ीर आज़म तलबा के साथ बातचीत करेंगे और उनके इम्तिहान से मुताल्लिक़ सवालात के जवाब देंगे। ये प्रोग्राम टेलीविज़न चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर सुबह 11 बजे बराह रास्त नश्र किया जाएगा। और वज़ीर आज़म की परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम पर बात करते हैं फ़ोन पर अपने नामा निगार ग्रीश निशाना से। ग्रीश, परीक्षा पर जो तनाव होता है वो आमतौर पर देखा जाता है सभी को होता है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब से परीक्षा पे चर्चा का आगाज़ किया है तब से देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर एक अलग तरह की खुद-एतमादी पैदा हो रही है। गिरीश, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि परीक्षा के लिए जो इम्तहानात होते हैं सारे ही बच्चों को तकरीबन एक तनाव रहता है, लेकिन जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का आगाज़ किया है तब से बच्चे काफ़ी उनके अंदर जोश नज़र आता है और उनके अंदर एक तरह से खुद एतमादी भी पैदा हो रही है। गिरीश, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? गिरीश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सारे ही बच्चों को तकरीबन देखा जाए तो इम्तिहानात का एक तनाव होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जब से ये जो प्रोग्राम है परीक्षा पे चर्चा इसका आगाज़ हुआ है तब से काफ़ी हद तक जो तालिबे इल्म हैं उन्होंने एक तस्कीन का एहसास किया है।
गिरीश से हमारी बात नहीं हो पा रही है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में बरतानिया की वजीर खारजा एलिजाबेथ ट्रेस के साथ बाहमी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता साल वर्चुअल चोटी मीटिंग में दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के दरमियान ताउन के इत्तेफाक राय रोड मैप 2030 से मुताल्लिक़ तरक्की का सालाना जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने तरक्की पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तिजारत और सरमायाकारी, दिफा और तहफ़्फ़ुज़, सफ़र और नक़्लो हमल, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, मौसमियाती ताउन और सब तवानाई की तरजीही शोबों में ताउन की रफ्तार तेज़ करने पर मुत्तफ़िक़ हुए। दोनों ने भारत बरतानिया आज़ाद तिजारती मुआहदे के मुज़ाकरात में हुई पेशरफ्त को सराहा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी मफ़ाद के इलाक़ाई और आलमी मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। यूक्रेन तनाज़े पर तवील मुद्दती अमल के लिए भारत ने तशद्दुद फिलफौर रोकने और बातचीत और सिफारतकारी से इसका हल निकालने का अपना मौक़िफ़ फिर दोहराया। दोनों मुल्कों ने अफ़गानिस्तान में बग़ैर किसी रुकावट के इंसानी इमदाद पहुँचाने पर भी जोर दिया। उन्होंने दोनों मुल्कों के लोगों के बाहमी रवाबित को बढ़ाने के लिए नक़्ल मकानी और नक़्लो हरकत की शराकत दारी पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने हिंद बहरुल काहिल खित्ते में स्ट्रेटेजिक विजन को बरकरार रखने पर जोर दिया। भारत इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव में बरतानिया के ताउन की तैयारी का खैर मकदम करता है। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोव आज नई दिल्ली में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। लारोव कल शाम भारत के 2 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला शुरू होने के बाद रूस का ये आला सतही भारत दौरा है। चीन के 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद लारोव भारत आए हैं। और नेपाल के वजीर आज़म शेर बहादुर देउबा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर भारत के 3 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली आएंगे। उनके साथ उनकी अहलिया डॉक्टर आरजू देउबा और एक आला सतही वफ्द भी आ रहा है। गुज़िश्ता साल जुलाई में इक़्तिदार में आने के बाद नेपाल के वजीर आज़म की ये पहली बाहमी गैर मुल्की दौरा होगा। देउबा नायब सदर वेंकैया नायडू और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल नेपाल के वजीर आज़म से मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में सरकारी प्रोग्रामों के अलावा देउबा उत्तर प्रदेश में वाराणसी भी जाएंगे। भारत और नेपाल के बीच दोस्ती और ताउन का बरसों पुराना और खुसूसी ताल्लुक है। हालिया बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के सभी शोबों में काफ़ी तरक्की हुई है। सदर रामनाथ कोविंद आज से तुर्कमानिस्तान के दौरे पर हैं। सदर रामनाथ कोविंद तुर्कमानिस्तान के सदर की दावत पर 4 अप्रैल तक वहां रहेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक ये किसी भारतीय सदर का आज़ाद तुर्कमानिस्तान का पहला दौरा होगा। इस दौरान सदर तुर्कमानिस्तान के नौ मुंतखब सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव से बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। तुर्कमानिस्तान के दौरे के बाद सदर रामनाथ कोविंद 4 से 7 अप्रैल तक हॉलैंड का दौरा करेंगे। इस दौरान वो हॉलैंड के बादशाह और मलिका के साथ वजीर आज़म मार्क रूट से भी मुलाकात करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बड़े कोऑपरेटिव कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। अमित शाह रियासती बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वजीर दाखिला सदागंगा मठ में गुरुवंदन जयंती में भी शिरकत करेंगे। और अब बात कोविड-19 की। भारत में कोविड वैक्सीनेशन 184 करोड़ के आदाद-ओ-शुमार को पार कर गया है। कल 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई। 12 से 14 साल के उम्र के बच्चों को अब तक 1 करोड़ 71 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। सेहत कारकुनान और फ्रंटलाइन कारकुनान जैसे मुस्तफिदीन को अब तक 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा एहतियाती खुराक दी जा चुकी हैं। कोरोना के मामलों में कमी की वजह से रियासतों में कोविड पाबंदियां हटाई जा रही हैं। दिल्ली में अवामी मकामात पर मास्क न लगाने पर जुर्माना खत्म कर दिया गया है। DDMA की मीटिंग में ये फैसला किया गया।
महाराष्ट्र में 2 अप्रैल से कोरोना से मुतालिक सभी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार की आज हुई काबीना मीटिंग में ये फैसला किया गया। हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल लाजमी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गुड़ी पड़वा त्यौहार से मुतालिक कोई खास पाबंदी नहीं लगाने का फैसला किया है। और आज पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में कई अहम कामों की फहरिस्त है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में इंडियन एंटार्कटिक बिल 2022 ऐवान के फ्लोर पर पेश करेंगे। इसके साथ ही मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा उत्तर प्रदेश से मुतालिक आइन, दर्जा फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल ऑर्डर दूसरी तरमीम बिल 2022 को लोकसभा में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। दूसरी जानिब ज़ाब्ता 193 के तहत मुल्क में खेलों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत और हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात पर मजीद बातचीत की जाएगी। लोकसभा में प्राइवेट बिल दोपहर बाद के लिए दर्ज है, जिसमें आइन तरमीमी बिल, सिख गुरुद्वारा तरमीमी बिल, नेशनल यूथ कमीशन, बेरोजगारी अलाउंस जैसे तमाम बिलों को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ राज्यसभा में आज वक्फाए सिफर और वक्फाए सवालात के अलावा प्राइवेट बिल का दिन है, जिसमें 26 प्राइवेट बिल दर्ज किए गए हैं, जिसमें भारत में यकसा सिविल कोड बिल 2020 मुतारिफ कराया जाएगा। इसके साथ ही ताज़ीराते हिंद और आइनी तरमीम जैसे तमाम बिल दर्ज हैं। ये तमाम प्राइवेट बिल कोई भी मेंबर प्राइवेट बिल की शक्ल में ऐवान में लाता है। और पार्लियामेंट में आज के कामकाज पर बात करते हैं अपने नामा निगार ऋषि कुमार से। ऋषि, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज पार्लियामेंट में कई सारे बिल लाए जाएंगे, तो कितने अहम हैं ये बिल, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें निजी बिलों की, तो इस पर भी हम आपसे तफसील से जानना चाहेंगे कि ये बिल किस तरह के होते हैं और इन्हें किस तरह से पेश किया जाता है। देखिए, जहाँ तक रिश्वा बात करें आज की पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स की, तो बेहद महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि शुक्रवार के दिन हम देखते हैं कि दोपहर के बाद निजी विधेयकों का दिन होता है, जिसमें कोई भी सांसद अपने सदन में अपना एक विधेयक ला सकता है और इसके लिए एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत उसको सूचीबद्ध कराया जाता है और विधेयक की फॉर्म में, यानी कि पूरा उसकी ड्राफ्टिंग होती है और जिस तरीके से सरकार विधेयक लाती है, अलग अलग अनुच्छेदों के तहत, किस अनुच्छेद के तहत लाता है और उसमें कौन सी धाराएं होंगी, सब कुछ पूरी तरीके से विस्तृत रूपरेखा होती है किसी भी विधेयक को उसमें लाने को। लेकिन इसमें अंतर यही होता है कि जब सरकार कोई विधेयक लाती है तो सरकार के पास बहुमत होता है और सरकार उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होती है, उसके पास जिम्मेदारी होती है। लेकिन निजी विधेयकों को रूप में अगर हम देखें, हालांकि हमने कई उदाहरण देखे हैं देश में आज़ादी के बाद के निजी विधेयक पारित हुए हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत यही होती है कि सरकार भी उसको स्वीकार करे। लेकिन अगर निजी विधेयक ये जो है, जैसे कि हम बात करें राज्यसभा में 26 निजी विधेयक हैं, ये सभी के सभी इन पर चर्चा होगी ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन कुछ विधेयकों पर चर्चा के लेकर आम राय बन जाती है, तो उस पर चर्चा हो जाती है। कई बार विधेयकों को सिर्फ रखा जाता है जी। तो जब चर्चा होती है तो सरकार का पक्ष, अन्य राजनीतिक दलों का पक्ष और जिस सांसद ने ये विधेयक सदन के सामने पटल पर रखा है, उसकी पार्टी का भी जो पक्ष है वो विस्तार से सदन के सामने आता है। कई बार इस पर हम देखते हैं कि किसी भी मुद्दे को लेकर सदन क्या सोचता है और उस पर देश भर में प्रतिक्रिया क्या है। इस मामले में भी इन विधेयकों का बेहद महत्व होता है और सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए और हर एक सांसद को एक विधेयक लाने का जो विशेष अधिकार होता है, उसको अगर हम देखें तो ये हमारी संसदीय परंपराओं का बेहद दिलचस्प पहलू होता है। जहाँ तक अन्य बातों को देखें तो आपने खुद बताया कि अगर हम लोकसभा में देखें तो लोकसभा में जो अंटार्कटिका से संबंधित जो विधेयक है वो आज पेश किया जाएगा जी। इसको लेकर हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो अंटार्कटिक रीजन में जो भारत की जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है और जो पर्यावरण से संबंधित जो देश और पूरी दुनिया के लिए जो अनुसंधान की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस इलाके में भारत एक लीडिंग रिसर्चर है, उसके पास अनुसंधान के बड़े साधन हैं और दुनिया के बड़े बड़े देशों के से आगे वो इस इलाके में अनुसंधान प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो इस मामले में ये उसी प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए ये विधेयक बेहद महत्वपूर्ण होगा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश से संबंधित जो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक है वो भी लोकसभा में है। राज्यसभा में हम जानते हैं कि आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा सिर्फ और सिर्फ निजी विधेयक ही सूचीबद्ध है।
जी। बिल्कुल। हम देखते हैं कि मरकज़ी हुकूमत खेलों को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी काम भी कर रही है और खेलों को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए इस पर भी अक्सर बातचीत होती रहती है और काफ़ी इस पर काम भी किया गया है। और आज अगर पार्लियामेंट की बात करें तो आज भी खेलों के फ़रोग़ के लिए आज बातचीत की जाएगी। देखिए, जहाँ तक आज जो निजी विधेयकों में जो अन्य विधेयक हैं जिसमें कि समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसको कई बार हमने देखा है कि सदन में लाने का प्रयास हुआ है, चर्चाएं भी होती रहती हैं। जी। अलग अलग सांसद और अलग अलग पार्टियों के सांसद इस पर विधेयकों के रूप में, निजी विधेयकों के रूप में उसको रखते हैं। पूरी जो प्रक्रिया है इसमें अगर हम अंटार्कटिका वाला जो बिल है, जैसे कि मैंने आप बताया, वो तो जी। उसको सिर्फ पेश किया जाना है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक है वो कंसिडरेशन और पासिंग है, यानी कि उसे आज पारित करे जाने की संभावना है। जी। बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के खात्मे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुज़ाकरात आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे। यूक्रेन के एक मुज़ाकरातकार ने कहा कि बातचीत में यूक्रेन की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते इस्तांबुल में होने वाली 1-on-1 मीटिंग में पेश करदा अमन फ्रेमवर्क पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ताहम यूक्रेन और इसके इत्तेहादियों ने रूस के मुज़ाकरात के वादों पर शुबे का इजहार किया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने शुमाली यूक्रेन से फौज के जुज़्वे इनखला का इशारा नहीं दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि जंगबंदी के वादों के बावजूद मारियुपोल शहर अब भी मुहासरे में है। रूस ने वादा किया था कि वो हमले रोक देगा और शहरियों को महसूर शहर से निकालने की इजाजत दे देगा। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी हुकूमत बचाने के लिए 3 अप्रैल तक का वक्त मिल गया है। जुमेरात को अदम एतमाद की तजवीज़ पर नेशनल असम्बली में शुरू हुई बहस 3 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीर के दिन पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ मंजूर कर ली गई थी। नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ पेश की थी। 161 मेंबरों ने इस तजवीज़ की हिमायत की थी। दरअसल पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अदम एतमाद की तजवीज़ मंजूर किए जाने के 7 दिन के अंदर वोटिंग ज़रूरी है, इसलिए 3 अप्रैल तक हर हाल में वोटिंग होनी है। इस दरमियान इमरान खान ने टेलीविज़न पर खिताब किया और दावा किया कि हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए अमरीका समेत कई ममालिक काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो एक खिलाड़ी रह चुके हैं और वो हार नहीं मानेंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात में सबसे पहले जायज़ा लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा का। राष्ट्रीय सहारा ने वैसे तो कई खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है, लेकिन अगर हम ख़ास इसकी सुर्खियों की बात करें तो आपको बता दें कि जो सबसे पहली सुर्खी लगाई है वो है मरकज़ी हुकूमत ने शुमाल मशरिक़ में हालात में बेहतरी के बाद ये फ़ैसला किया है कि आसाम, नागालैंड और मणिपुर में अफ़स्पा के दायरे कार में तख़फ़ीफ़ की जाए। और यहाँ ये भी बताया गया कि त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय में अफ़स्पा हटाया जा चुका है और ये कहना है अमित शाह का। मरकज़ी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है। और नाज़रीन, इसी के अलावा एक और ख़बर पर हम नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी से ये खबर है और ये कहा गया है कि 100 दिन में दी जाएंगी 10,000 सरकारी नौकरियां। जी हाँ, ये कहना है यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का कि उत्तर प्रदेश की जो एक तस्वीर है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है और जो विकास का, जो तरक्की का काम है वो मज़ीद और बढ़ाया जाएगा। लिहाजा सबसे बड़ी बात जो रोज़गार है उसमें बढ़ावा दिया जाए तो तरक्की को एक नई सिमत मिल जाती है। लिहाजा 10,000 सरकारी नौकरियों का जल्द से जल्द इंतज़ाम किया जाएगा और यूपी के जो नौजवान हैं उनमें काफ़ी हद तक एक अलग चीज़ देखने को मिल सकती है। और नाजरीन, इसी सफ़े पर एक और सुर्खी है।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंज़माम का फ़ैसला वक्त की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि एक तरह का टेक्स्ट ये सिस्टम होगा और इसमें कम से कम 150 करोड़ रुपए की बचत होगी, और ये कहना है वज़ीर दाखिला अमित शाह का। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब में भी नाज़रीन बेहद दिलचस्प और शानदार अगर देखा जाए तो सुर्खियां हैं, और लेकिन अगर हम ख़ास तौर पर बात करें अपने पड़ोसी मुल्क की, तो उसमें बताया गया है कि इंसाफ, इंसानियत और ख़ुददारी इसका एक अहम एजेंडा है। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से ये ख़बर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी हुकूमत बचाने के लिए अब 3 अप्रैल तक का वक्त मज़ीद मिल गया है, लेकिन उन्होंने इससे पहले अपने ख़िताब में ये बात कही है कि इंसाफ, इंसानियत और ख़ुददारी हमारा एजेंडा है, और जब तक मैं हारूंगा नहीं, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। और मैं क्योंकि एक खिलाड़ी रहा हूँ, और खिलाड़ी जो है वो आखिरी गेंद तक ज़रूर खेलता है, और मैं इस्तीफ़ा हरगिज़ नहीं दूंगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का ये ख़िताब था। और अब बता दें आपको, इसी सफ़े पर एक और सुर्खी है। यूक्रेन की तरफ से ये खबर है कि रूस ने यूक्रेन के अस्करी तंसीबात पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं, और यूक्रेन पर जो रूसी हमला था वो इसका ये 32वां दिन है। और साथ में जो ज़ैली खबर है वो ये है कि हमले में 3 एयर डिफेंस सिस्टम, 3 मल्टी बैरल रॉकेट और लॉन्चर्स भी हैं, और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं रूस की तरफ से यूक्रेन पर। रूस यूक्रेन के मशरक़ी हिस्से में नए हमले की तैयारी भी कर रहा है, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। और आइए नाज़रीन अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने कई ख़बरें नुमायां तौर पर शाये की हैं, लेकिन अगर हम इसके मज़मून की बात करें तो बहुत शानदार एक मज़मून शाये हुआ है। हम सभी जानते हैं कि रमज़ान बहुत जल्द हमारे साथ होंगे, जल्द शुरू होने जा रहे हैं। इसी को लेकर एक मज़मून शाये किया है, माह रमज़ान की आमद आमद है। जी हाँ, रूहानी तरबियत के जो ये अजीम महीना है, एक शानदार महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को इबादत करनी चाहिए। इसी ताल्लुक़ से ये एक मज़मून है, और ये भी लिखा है कि इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस ताल्लुक़ से ये मज़मून बहुत अहम हो जाता है हम सभी के लिए। और आइए नाज़रीन अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की अगर हम खेल के सफ़े की सुर्खी की बात करें तो आईसीसी ख़वातीन आलमी कप 2022 की हम बात कर रहे हैं। लगातार दूसरी मर्तबा फ़ाइनल में इंग्लैंड पहुंच चुका है, और सेमीफ़ाइनल में जनूबी अफ्रीका को 137 रन से शिकस्त मिल चुकी है। ये स्पोर्ट्स की ख़बर है, खेल की ख़बर है। और इसी सफ़े पर नाज़रीन एक और ख़बर है, फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की ख़बर है। फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की गेंद की जो नकाब कुशाई है वो हो चुकी है, और आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस गेंद का जो इस्तेमाल है इस साल के आखिर में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में किया जाएगा। बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार इस गेंद का इसमें ज़िक्र किया गया है, और इसकी नकाब कुशाई की गई है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा, और आइए लौटते हैं हम बुलेटिन की तरफ और नज़र डाल लेते हैं कुछ और ख़बरों पर। और आपको बता दें कि एक दिलचस्प ख़बर ये है कि प्लूटो पर की गई एक नई तहक़ीक़ में ये पता चला है कि प्लूटो की सतह बर्फ़ के आतिशफ़िशा से बनी है, और इसके साइज़ और इसकी तरह की चीज़ निज़ाम शमसी में कहीं और नहीं देखी जा सकती। इसके शनाख्त नासा के न्यू होराइज़न्स खलाई जहाज़ के डेटा का इस्तेमाल करते हुए की गई है। ये ज़ाहिर करता है कि ये बहुत दूर बर्फीली दुनिया है, ये पहले से ज़्यादा मुतहरिक है। साइंसदानों का ये भी कहना था कि ये बर्फानी आतिशफ़िशां बड़ी मकदार में बर्फ़ उगलते हैं। ये मुतालिया वाज़े तौर पर ज़ाहिर करता है कि प्लूटो बर्फ़ की तरह मुंजमद हो सकता है, लेकिन ये गैर फ़ाल जिस्म नहीं है। ये छोटा सैयारा दरअसल क्रायो आतिशफ़िशा के बारे में हमें काफ़ी कुछ बता सकता है। और बुलेटिन में खेल के मैदान की तरफ रुख करते हैं तो आईपीएल 2022 के 8वें मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। मयंक अग्रवाल की क़यादत वाली पंजाब किंग्स ने पहले मैच में बेंगलुरु को शिकस्त दी। दूसरी जानिब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को बासानी शिकस्त दे दी है।
लेकिन दूसरे मैच में उन्हें बेंगलुरु के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। पंजाब के किंग्स के खिलाफ कोलकाता का रिकॉर्ड शानदार रहा है। दोनों टीमों के दरमियान खेले गए 29 मैचों में से कोलकाता ने 19 में कामयाबी हासिल की है, जबकि 10 मैचेस पंजाब किंग्स के नाम रहे। और FIH विमेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप आज से पुचेफस्ट्रॉम जुनूबी अफ्रीका में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच इंग्लैंड और जुनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। साथ ही कप्तान सलीमा टेटी की क़यादत में भारतीय ख़वातीन हॉकी टीम का पहला मैच हफ्ते को वेल्स के खिलाफ खेला जाएगा। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना चाहेगी। टेटी के अलावा भारतीय टीम की मिडफील्डर शर्मिला देवी और टोक्यो ओलंपिक्स में चौथे नंबर पर रहने वाली स्ट्राइकर लालेरेम स्यामी भी इस टीम का हिस्सा हैं। भारत का दूसरा मैच इतवार को जर्मनी के खिलाफ होगा। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। और नाज़रीन, अब वक्त रुखसत है, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं ताइवान में कठपुतली खेलों की झलकियों के साथ, जो लोगों को काफ़ी मशहूर कर रही हैं। आप उनका लुत्फ़ उठाएं और हमें यहीं इजाज़त दें। आदाब।